नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बड़ी बहस के हमारे इस खास कार्यक्रम महाबहस में आपका स्वागत है। महाबहस में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे मध्य प्रदेश के अन्नदाता की। अन्नदाता की इसलिए क्योंकि जो उग्र हुए थे किसान मंदसौर और नीमच के आसपास, उनके लिए अभी भी स्थिति आसान नहीं हुई है। 5 जिन किसानों की मौत हुई उस पर सरकार ने कहा था कि जो हालत है वहां के, उसको देखकर यह दावा नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन फाइनली सरकार ने अपना बयान बदल दिया। इसी बयान को क्यों बदला, क्या कारण थे, इसके पीछे क्या क्या है, ये जानने के लिए हम कई सारे सवाल उठाएंगे और कई सारे खास मेहमान भी हमारे इस बहस में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरा बड़ा पहलू ये भी हो गया है इस बहस में कि राहुल गांधी ने आज नीमच पहुंचने की कोशिश की और उससे पहले उनको हिरासत में ले लिया गया। वो पुलिस को चकमा नहीं करा रहे थे, लेकिन आखिरकार जो चेक पॉइंट्स बने थे पुलिस के मोटरसाइकिल में बैठ कर आ रहे थे, उससे वो निकल गए, उसको वो नहीं देख पाए और फाइनली वहां पर उन्होंने अपना जो आंदोलन है उसको खत्म करना पड़ा और दिल्ली वापस लौटना पड़ा उनको। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज दिन भर क्या क्या हुआ। आज क्या हुआ? आज मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन का तीसरा दिन था और हालात बद से बदतर हो गए। हालात बद से बदतर हो गए और बद से बदतर होने के कारण नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। देखिए, राहुल गांधी जी की आदत बन गई है कि जहां भी कोई घटना होगी किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। देखिए, राहुल गांधी जी की आदत बन गई है कि जहां भी कोई घटना होगी उस विषय से कोई लेना देना इनका हो या न हो, वहां पर ये पहुंच जाएंगे, फोटोशूट करा लेंगे, आखिर वो बताएं कि वहां किसानों का दर्द है और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक किसानों को भड़काकर इतनी बड़ी घटना कराने के लिए जिम्मेदार हैं, उसकी तो वो माफी नहीं मान रहे, क्योंकि अभी परिस्थिति को नियंत्रण करने में वहां की पुलिस लगी हुई है, लेकिन सिर्फ जाकर वहां खबर बनाना ये इनकी आदत सी बन गई है। ये अकेले किसी जिले का या किसी प्रांत का आंदोलन नहीं है। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 50% की बढ़ोतरी करके दो, नंबर 1। नंबर 2, किसानों के कर्जे माफ करो। ये देशव्यापी आंदोलन है, हम सभी किसान संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं और इसको राष्ट्रव्यापी बनाने के प्रयास कर रहे हैं। और आइए आज के खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्वास सारंग साहब जुड़े हुए हैं। वो मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री है और मध्य प्रदेश में नरेला से विधायक है। हमारे साथ अभय उबे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव है। इंदौर से ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी है जो कि अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के। किसान शक्ति संघ लंबे समय से किसानों की हित की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता हैं। अनुज जी नव भारत के ब्यूरो चीफ हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति पर 1990 से लिख रहे हैं लगातार। तो वो जानते हैं कि इससे पहले भी क्या आंदोलन हुए किसानों के और मध्य प्रदेश की इक्वेशन इस वक्त क्या कहते हैं। साथ ही साथ इस वक्त ग्राउंड पर क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमारे साथ एहतियाब शेख भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि मंदसौर में ग्राउंड पे क्या हो रहा है। कल उन्होंने एक एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक की थी कि जो सीसीटीवी है वो उस थाने में लगा हुआ है जहां पर गोलीबारी हुई थी, यानी एग्जैक्टली ये पकड़ा जा सकता है कि कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार थे। सबसे पहले विश्वास सारंग जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि पहले गलत बयानी की गई कि किसानों पर फायरिंग हुई ही नहीं है, पुलिस ने की ही नहीं है, और उसके बाद यही कहा गया कि पुलिस ने फायरिंग की है। मैं जानना चाहता हूं, थोड़े कड़े शब्दों में बोलूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये झूठ क्यों बोला। नहीं दीपक जी, कहीं कोई झूठ बोलने वाली स्थिति नहीं थी। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, कलेक्टर का ये बयान था कि उन्होंने किसी भी तरह की फायरिंग का ऑर्डर नहीं दिया, उसके बाद भी गोली चली। इसीलिए कलेक्टर ने बयान दूसरे दिया, कलेक्टर ने ये बयान दूसरे दिन दिया। गोली कहां से आई? नहीं तो इससे पहले आप बोलते, आपने तो कह दिया कि किसानों को गोली हमने मारी ही नहीं है। मंत्री जी को नहीं दीपक जी, मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहले दिन उन्होंने यही कहा कि उन्होंने आदेश नहीं दिया। आप भी प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हैं, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है, कोई भी फोर्स गोली चलाती है, उसका ऑर्डर वहां का डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है। जब उन्होंने गोली का आदेश नहीं दिया, उसके बाद गोली चली, तो यही बात आई कि गोली कहां से आई, और यही बात हमने कही, यही बात गृह मंत्री जी ने कही। इसलिए मुद्दा ये कतई नहीं है कि सरकार ने झूठ बोला, और सरकार को झूठ बोलने से क्या मतलब। यदि सरकार झूठ बोल रही होती तो आज हमारे आईजी लॉ एंड ऑर्डर क्यों बोलते कि गोली पुलिस की तरफ से चली, 2 दिन बाद क्यों बोला? इसीलिए कि जब ये बात कंफर्म है तो उन्होंने बोला। पोस्टमार्टम के बाद आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, गोली मिली होगी पोस्टमार्टम के बाद आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। दीपक जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे, लेकिन विश्वास सारंग जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। दीपक जी, पहले दिन कहा जाना कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, आप डीएम का वर्जन मानते रहे, ठीक है। अगर डीएम ने गोली नहीं चलवाने के आदेश दिए तो क्या जो टीआई था उसने खुद गोली चला दी? फिर तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ और आपके राज्य में खुलेआम हुआ। नहीं देखिए, यदि हमारी जो फील्ड की नोडल एजेंसी है जो हमें इन्फॉर्म करेगी वो डीएम ही होता है, कलेक्टर ही होता है। और कलेक्टर ने ये कहा कि हमने किसी भी तरह के गोली चालन के आदेश नहीं दिए हैं। जब डीएम ने गोली चालन के आदेश नहीं दिए हैं तो ये विषय इसी तरह प्रस्तुत हुआ कि गोली किसने चलाई है, इसलिए उसकी पूरी जांच हुई। और आज आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि गोली पुलिस ने चलाई थी, बात क्लियर हो गई। इसमें कहीं झूठ छुपाने वाली बात ही नहीं है। और छुपा के होगा क्या? देखिए, हम तो किसान के साथ खड़े, गोली कहीं से भी चली हो, पुलिस की तरफ से चली हो या किसी और तरफ से चली हो, सरकार ने तो उनको मुआवजा दिया। सरकार तो किसान के साथ खड़ी है। सरकार तो चाहती है किसी भी किसान हाथा नहीं, ये मुआवजा दे दिया, माफ कीजिएगा विश्वास जी, मैं हमारे लिए बहुत यूज कर रहा हूँ। आपने किसान पर कोई एहसान नहीं कर दिया।
जो आप कह रहे हैं कि हमने मुआवजा दिया, आपने किसी पर एहसान नहीं किया। आपको पता नहीं था सिचुएशन कैसी थी तो आपने 5 लाख दिया। जब आपको लगा कि मामला बढ़ता जा रहा है तो आपने 10 लाख किया, और जब लगा कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आपने 1 करोड़ कर दिया। ये तो वही हुआ ना कि किसानों की लाश पे आपने एक तरह से बोली लगाई। नहीं, देखिए, किसी भी यदि हम इस तरह की वक्तव्य देंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी विषय का हम बहुत ही निचलापन पर जा रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई बोली लगाने वाली बात थी। ये तो कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य हैं। कांग्रेस के नेता इस पर पूरी लाश पर राजनीति कर रहे हैं। किसान के नेता हत्या हो गई विश्वास जी। कांग्रेस के नेता ही चाह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक साजिश के तहत बिगड़ जाए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के साथ है, किसान के साथ थी और किसान के साथ रहेगी। मैं आगे आपको भूपेंद्र सिंह का बाइट बताऊंगा जिन्होंने आज क्लेरिफिकेशन दिया है इस मुद्दे पर। 3 दिन तक वो भी खामोश रहे। लेकिन अब है, आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि अगर आपने कहा कि एनडीए लाशों की राजनीति कर रहा है तो आप भी यही कर रहे हैं। जो लाश किसानों की गिरी है उस पर राजनीति कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, मैं फिर रिपीट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी हमने तो कहा हर समय सकारात्मक राजनीति कार्यकर्ता, ये तो दीपक जी आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए, राहुल गांधी कर्नाटक क्यों नहीं गए? आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए, राहुल गांधी महाराष्ट्र क्यों नहीं गए थे जब? अरे आपसे नहीं, विश्वास जी मुझसे प्रश्न किया है। राहुल गांधी से पूछिए कि आज राहुल गांधी को किसान का दुख और दर्द दिख रहा है, पर कर्नाटक में हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो वो वहां कर्नाटक नहीं जाते, वो उस राज्य में नहीं जाते जहां कांग्रेस की सरकार है, वो महाराष्ट्र में नहीं गए जब कांग्रेस की सरकार थी और हजारों किसानों ने आत्महत्या की। हम राजनीति नहीं करते और हमें इतनी ओछी राजनीति करने की आदत भी नहीं है। यदि किसान की मृत्यु हुई है, ये हमारे लिए बहुत दुखदायी है। हम किसान के साथ खड़े, हम किसान के हित चाहते हैं, हम किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाना चाहते हैं। हम हर समय किसान को उस स्थिति में देखना चाहते हैं जो अन्नदाता की स्थिति होती है। आपका टर्न हो गया, मैंने आपको 9 मिनट लगातार दिया है। किसान को आपके 2000 हिंसक नहीं है, जानते हैं आप? मध्य प्रदेश का किसान हिंसक नहीं है। सुन लीजिए, 2012 में AK-47 से किसानों के सीने में गोली दागी सुषमा जी के संसदीय क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 महीने में जुडिशियल इंक्वायरी। क्या हुआ? 2013 से आज तक कोई निर्णय नहीं आया। 115 लोग मर गए दतिया में स्टैम्पीड में, पुलिस ने शवों को नदी में फेंक दिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जुडिशियल कमीशन बना रहा हूं, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। 89 लोग मर गए दीपक जी थांद पेटलावद में बम धमाके में, अवैध रूप से बम रखे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 महीने में जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट ला दूंगा, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। मुझे एक बात बता दीजिए, क्यों परेशानी पैदा हुई? क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार 56 लाख क्विंटल गेहूं कम खरीदा और 34 लाख क्विंटल चावल कम खरीदा, और किया यह कि इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी तो 50 लाख टन गेहूं विदेशों से आयात करा लिया और 54 लाख टन दाल का इंपोर्ट विदेशों से कर लिया। यहां किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे। मुझे बताइए, आपने कहा था कि 50% ऊपर हम लागत मूल्य का फसलों के दाम देंगे घोषणा पत्र में, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपने नकार दिया। आप ये बताइए दीपक जी, 15-16 में मध्य प्रदेश सरकार का 4000 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन था एग्रीकल्चर में, सिर्फ 780 करोड़ रुपए खर्च किए। जब हमने सरकार से पूछा तो उन्होंने कहा
कि केंद्रीय योजनाओं में जो बदलाव किया गया है उसकी मैचिंग ग्रांट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम खर्च नहीं कर सकते। 10,000 करोड़ दीपक जी, दीपक जी, जो अभय जी इतना चिल्ला के बोल रहे हैं, और मैं बताइए, इतना चिल्ला के बोलने की आवश्यकता नहीं है। 10,000 करोड़ आंकड़े की बाजीगरी से डिस्कशन नहीं चलता। प्राइवेट बैंक बिना प्रामाणिकता के इस तरह के आंकड़े देना ये अच्छा डिस्कशन का रुख नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं ने पूरे आंदोलन को बिगाड़ दिया। विश्वास जी को जवाब देने के लिए आप आंकड़े दे रहे हैं, आंकड़ों से कुछ नहीं चलेगा। आप ये बता दीजिए कर्नाटक में कितने किसानों ने आत्महत्या की? आपके पास है आंकड़े अभय जी? आपके पास ये आंकड़े हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब महाराष्ट्र में कितने किसानों ने आत्महत्या की? किसान रोज आत्महत्या कर रहे थे। चिल्ला के बात करेंगे, ये डिस्कशन का मामला थोड़ी है। मोदी सरकार जो कर्नाटका के सूखे के अभय जी किसानों, अभय जी आप पढ़े लिखे हैं, 5,111 करोड़ समझते हैं थे। इस तरह से चिल्ला के बात करने से काम नहीं चलेगा। आपको संवेदनशील आप बताइए देश को। सीधे चलते हैं मंदसौर, सीधे चलते हैं मंदसौर, वहां से कुछ लाइव तस्वीरें आ रही है, पहले उनको दिखाते हैं। क्या दीपक, इस वक्त राहुल गांधी यहां मंदसौर से जहां से डिटेन किया गया था, यहां से अब बाहर जा रहे हैं। प्रशासन ने यह कहा था कि राहुल गांधी को यहां से सीधे राजस्थान बॉर्डर पर छोड़ दिया जाएगा। जो किसान थे जो इस पूरे आंदोलन के अंदर मारे गए थे, उनके पीड़ित जो परिवार था वो उनसे मिलने यहां आया था। तकरीबन 4 घंटे से हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा यहां जावद तहसील में चल रहा था। आप ये लाइव विजुअल्स देख सकते हैं दीपक के। अब राहुल गांधी यहां जो डिटेंशन सेंटर बनाया गया था, ये एक गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में ये डिटेंशन सेंटर बनाया गया था। यहाँ तकरीबन 4 से 4.5 घंटे राहुल गांधी यहां थे। कांग्रेस के अन्य नेता यहां साथ में उनके थे, दिग्विजय सिंह उनके साथ में थे, शरद यादव उनके साथ में थे, सचिन पायलट उनके साथ में थे। तकरीबन 4 घंटे के बाद में अब यहां से बाहर किया गया है। प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें परिवार के साथ में मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी इस जिद पर अड़े थे कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। उस तरफ अगर कैमरा पर्सन पैन करते हैं तो राहुल गांधी यहां डिटेंशन सेंटर जावद में जहां उन्हें रखा गया था मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर, वहां से वो निकल गए हैं। प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें राजस्थान बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा। राहुल गांधी तकरीबन 4 घंटे से यहां इस डिटेंशन सेंटर में अपने अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ में थे। दीपक, ये पॉलिटिकल ड्रामा सुबह से लगातार चल रहा था। पॉलिटिकल ड्रामा, क्या इसे सियासी ड्रामा कहा जाए, या बीजेपी जो कह रही है कि ये जो है ट्रेजेडी टूरिज्म है, राहुल गांधी ट्रेजेडी वाली जगहों पर जाते हैं और वहां से घूमकर वापस आ जाते हैं, आगे पीछे उसका कोई नहीं होता, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। अब आप बताइए, ये बीजेपी का आरोप कितना ठीक है? जगहों पर जाते हैं और वहां से घूमकर वापस आ जाते हैं, आगे पीछे उसका कोई नहीं होता, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। अब आप बताइए, ये बीजेपी का आरोप कितना ठीक है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल टेररिज्म है उसके खिलाफ दृढ़ता से राहुल गांधी जी किसान के साथ खड़े हैं। दीपक जी, अगर कांग्रेस पार्टी आज किसान की प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ी नहीं हुई तो ये विश्वास रखिए कि किसान जब से मोदी सरकार बनी है, उनके भूमि छीनने के अध्यादेश से लेकर शिवराज चौहान की सरकार तक, मेरे संवेदनशील विधायक बताइए, क्या 33,000 तहसीलों में 2015 में भीषण सूखा नहीं पड़ा मध्य प्रदेश में? क्या आपने केंद्र सरकार से 5,111 करोड़ रुपए की मांग नहीं की थी? कितने दिए मोदी सरकार ने आपको, बता दीजिए आज मध्य प्रदेश के सामने। सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए आपको दिए। आज भी सूखे की राशि के लिए किसान त्राहिमाम कर रहा है। 10,000 करोड़ रुपए फसल बीमा के पैसे निजी कंपनियों के खातों में डाल दिए गए। विश्वास जी, आज क्यों आपको कहना पड़ा कि हम उसको ऑप्शनल कर रहे हैं फसल बीमा योजना को? क्यों? क्योंकि हम शुरू से कह रहे थे कि यह काला दिवस है जब से आपने ये प्रारंभ किया है। ये एक दिन की परेशानी नहीं है। क्यों 21 लाख कृषि पंप मध्य प्रदेश के, बताइए, सारे मीटर आपने निकलवा दिए।
कौन सा ऐसा किसान देश में है जो 10 माह तक 8 घंटे लगातार पंप चलाता है? उसका मूल्यांकन करके आप बिल लेते हैं और कहते हैं कि 6,000 करोड़ रुपए की हम सब्सिडी दे रहे हैं। वो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिस्कशन होगा, वे तरीके से डाली जा रही है दीपक जी। ये झूठे नहीं है, आंकड़ों में न जाए, झूठे नहीं है। ये विधानसभा के हैं, विधानसभा से निकाले हुए पढ़े लिखे आदमी है, सर्टिफाई नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेशन में ये बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। अभय जी को अपने आंकड़ों की ऑथेंटिसिटी बतानी चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन किसान कुछ भी आंकड़े देंगे तो ये आम बात नहीं है। आप बात कर रहे हैं, हमने 8-9,000 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा है, हमने 4,600 करोड़ रुपए फसल बीमा में दिए हैं। अब ये हर कुछ आंकड़े देंगे तो इससे नहीं चलेगा। दीपक जी, आपका चैनल चैनल है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई भी आंकड़े दे रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर होनी चाहिए। सरकार ने बंद हो गए, कहाँ से समझ लीजिए, कोई भी नहीं है। और आप डिफेमेशन जैसे व्यक्ति से, ऐसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति से मैं अपेक्षा नहीं करता। आप संवेदनशील विधायक हैं, किसानों के खिलाफ खड़े होंगे, आपसे उम्मीद नहीं है। अभय जी आपके पास मेरे नंबर नहीं है, देखिए मेरे नंबर 0 पे दीजिए, किसान है, आपकी बौद्धिक स्थिति बहुत अच्छी है, आपको पढ़े लिखे जैसी बात करनी चाहिए। दीपक जी, आप कोई भी जो आंकड़े दे रहे हैं कीजिए, सरकार ने मुझे जानकारी दी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे आंकड़े देके बता सकता हूँ बिना आंकड़ों ऐसा नहीं बता सकता हूँ। ये और इंडिया सरकार और राज्य की सरकार ने दिए जो वैल्यू है उसका तो ध्यान रखें, उसकी क्रेडिबिलिटी का तो ध्यान रखें। अब आगे कोई बहुत क्रेडिबल है, आप चिंता मत कीजिए, नहीं चलता। हाँ, हम तो जानते हैं क्या शिवराज सरकार मंदसौर और नीमच के हालात को समझने में नाकाम थी, इसीलिए इतना बड़ा ब्लंडर हुआ? दीपक जी, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह के बड़े बड़े वादे किए गए और फिर बाद में उसको पूरा करने की तरफ जिस तरह के कदम किसान उम्मीद कर रहे थे वैसे नहीं उठाए गए। शायद ये जो असंतोष किसानों में पैदा पिछले 2.5 सालों से ही है, उसको ठीक से बीजेपी समझ नहीं पा रही है। वैसे 1988-89 के आंदोलन जब बीजेपी ने किया था मध्य प्रदेश में और पटवा जी की सरकार स्पष्ट बहुमत की बनी थी, उस समय से किसानों का एक बड़ा वर्ग भाजपा से जुड़ा रहा है और पिछले 15 सालों से वास्तव में किसान मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ रहे हैं। लेकिन 13 के विधानसभा चुनाव और 14 के लोकसभा चुनाव, उसमें किए हुए वादों को लेकर उनमें नाराजगी अभी भी झलकती है और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह किसानों में बहुत लोकप्रिय होते हुए भी शायद उस नाराजगी को दूर कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सक्षम नहीं हो पा रहे, लोग क्या कहते हैं? क्योंकि महाबहस का एजेंडा जनता सेट करती है। आइए ट्विटर और फेसबुक पर हमें क्या राय मिली है। एक मिनट हम एक बार राय सुन ले अभय, उसके बाद हम फिर आते हैं आपके पास। बहस हमारी बाकी अभी खत्म नहीं हुई है, 30 मिनट बहस के बाकी हैं। हम पहले जानते हैं कि ट्विटर और फेसबुक पर हमारे दर्शकों ने क्या कहा है, क्या सवाल और राय भेजी है। ये गलत है। आज किसान जो आत्महत्या कर रहा है, जो बुरे से बुरे हालात में खेती करने को मजबूर है, वो अगर अपनी बात रखता है तो अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, सरकार की विकास की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो क्या उसे ऐसे बदनाम किया जाना चाहिए? किसान जो कर रहा है वो कोई राजनीति नहीं है, बस उसे अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि ये मर्डर और रही है सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि किसानों की इतनी बुरी हालात नहीं है, बस सरकार को हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महाबहस में अब आप तय करेंगे एजेंडा। सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद हमारी वेबसाइट इन खबर के ट्विटर या फेसबुक पेज पर जाकर उस दिन का मुद्दा देख लें। महाबहस के मुद्दे पर अपनी राय या सवाल का 10 सेकंड का वीडियो बना लें। वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर इन खबर को टैग करके महाबहस हैशटैग के साथ अपना और अपने शहर का नाम पोस्ट कर दें।
मैं हर रोज उस दिन के मसले पर आपके चुनिंदा वीडियो संदेश महाबहस में दिखाऊंगा। हमने बहस इस बात से शुरू करी थी कि आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार, सीएम और जो वहां के होम मिनिस्टर है उनकी तरफ से क्या बयानबाजी गलत बयानी हुई है या जो बयान दिया गया वो तथ्यों से परे था, ये साबित हो चुका है। ये गृह मंत्री ने खुद स्वीकार लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये बयान क्यों दिया गया था। आइए सुनते हैं अब भूपेंद्र सिंह इस पर क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। किसानों की मृत्यु हुई है, वो है पुलिस की गोली से ही मृत्यु हुई है। ये जांच में स्पष्ट हो, प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है और घटना दुखद है। वो शुरुआती सूचना ये थी कि पुलिस के द्वारा फायरिंग नहीं की गई, परंतु जब बाद में जानकारी प्राप्त की तो मैंने तत्काल बाद ही ये कहा था कि पुलिस की फायरिंग से मृत्यु हुई है। तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस समय अधिकारियों को भी शायद जानकारी नहीं थी और इसलिए तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस आधार पर हमने ये बात कही थी। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली कि नहीं पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, हम लोगों ने विश्वास जी, आप खुद मंत्री हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गोली चलाने का आदेश पुलिस खुद अपने आप को नहीं दे सकती। या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नीचे की पोजीशन पे होता है, जब तक वो लोग ऑर्डर न दे, क्योंकि उनके पास मजिस्ट्रेरियल पावर होते हैं, तब तक गोली नहीं चलाई जाती है। तो क्या पुलिस वालों ने गुस्सा होकर किसानों पर अपने आप गोली चला दी और इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा जाएगा? क्या मर्डर की धाराएं वहां पर लगेंगी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर की लगेंगी कि उकसाने पर पुलिस ने किसानों की हत्या कर दी? लगता है विश्वास जी से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, हम उसके पास फिर जाने की कोशिश करेंगे। अभय, सरकार ने गलत बयानी क्यों की? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या था? क्या नॉलेज की कमी या अधिकारी उनको गुमराह कर रहे थे या पूरे के पूरे तंत्र पर प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी हावी हो चुके? देखिए दीपक जी, एक सुनियोजित षड्यंत्र ये है, न सिर्फ किसानों के खिलाफ है अपितु समूचे मध्य प्रदेश की जनता के साथ ये किया गया। नियोजित तरीके से एक दिन तक ये बयान जारी किया जाता रहा गृह मंत्री के द्वारा कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, ताकि वो ये संभावनाएं तलाश रहे थे कि किसी तरीके से हम ये जो अपराध हुआ है इसको डाइवर्ट कर दे और पॉलिटिकल डिफेमेशन नहीं हो। इनके कैलाश विजयवर्गीय जी का भी वक्तव्य आया है कि गृह मंत्री को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए था। बाबूलाल गौर साहब कहते हैं कि हिंसक आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका नहीं थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं। मुझको आश्चर्य इस बात का होता है कि आखिर किसान अपेक्षा क्या कर रहा था? वो अपनी फसलों के दाम ही तो मांग रहा था। और ये कहना कि डीएम ने आदेश नहीं दिए तो फिर राज्य सरकार है क्यों? इस्तीफा दे दे। अगर इस प्रजातंत्री व्यवस्था में पुलिस ही को संभालना है सत्ता और सरकार, तो आप क्यों हैं? अगर उन्हीं को निर्णय लेना है तो ये प्रजातंत्र आखिर है क्यों? क्योंकि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिल पाए, इसलिए उसने आपको इतना बड़ा प्रतिसाद दिया और ये तय किया कि उसकी खुशहाली के लिए, उसके अच्छे दिनों के लिए आप काम करेंगे, मगर उसके बदले में आपने उसको हत्या कर दी और उसके बाद उसकी सौदेबाजी करके किसानों ने कहा मंदसौर में वहां दीपक जी कि 2 करोड़ रुपए ले लीजिए शिवराज जी, हमारा आदमी वापस ला दीजिए। ठीक है विश्वास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं डीएम ने गोली चलाने के आदेश नहीं दिए, एसडीएम ने नहीं दिए। सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डीएम या एसडीएम के आदेश के बिना गोली नहीं चलाई जा सकती।
मैं आपसे जानना चाहता हूं, पुलिस ने गोली चलाई है जैसा कि आपने कहा, और पिस्टल की, पुलिस पिस्टल की वो गोलियां आदमी से, मतलब बॉडी से भी किसानों के निकली है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ, और क्या इन पुलिस वालों पर कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस चलेगा? देखिए, पहले से ही हमने ये स्पष्ट किया है कि जिन्होंने भी गोली चलाई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस वालों ने चलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है दीपक जी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ है। हम किसानों पर गोली नहीं चलाना चाहते थे। हमारे जो नोडल एजेंसी है कलेक्टर, उसने कोई आदेश नहीं दिया। यदि उसके बाद भी पुलिस ने गोली चलाई है तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अभी गृह मंत्री जी ने भी कहा है, तो इस पर बहुत डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है, यदि गोली गलत चली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। आज तक कितनी एक्शन हुई, गोली क्या कारण है? जी दीपक जी, मैं 1 मिनट पुष्पेंद्र के पास से आ जाऊं, फिर आपका ही सवाल विश्वास को लूंगा। पुष्पेंद्र, आखिर क्या कारण है कि किसान को हमेशा आंदोलन ही करना पड़ता है? वो जो लागत लगाता है वो मूल्य तक उसको नहीं निकल पाता, क्यों? देखिए दीपक जी, 2014 में भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखित में यह वायदा किया था कि फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य आपको दिया जाएगा। आज तक वो वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया है और इस कारण लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किसानों का हो चुका है। पहला मुद्दा तो है ये। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि हम लागत जो लगती है, जो इनपुट कॉस्ट आती है आपकी फसलों की, उसको कम करने का काम करेंगे। तो इन्होंने कैसे कम किया उसका वो एक उदाहरण एक ही दे दूं आपको। डीजल के दाम जब क्रूड ऑयल 150 पे था तब भी इसी रेंज में 55-60 के आसपास बने रहते थे पिछली सरकार में, और अब इस बार जब $30 भी आ गया कच्चा तेल, उस वक्त भी ये 55-60 रुपए की लूट मचाते रहे। डीजल का खर्चा एक बड़ा खर्चा ट्रैक्टर में डलता है और इंजन में डलता है, किसानों का होता है। दूसरी बात, तीसरा, जो इनकी आर्थिक नीतियां हैं, इस साल मैं आपको बता दूं कि खाद्यान्न का इन्हीं का आंकड़ा है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है 27 करोड़ टन का। अब जब रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन यहां से हुआ है तो इनको चाहिए था कि यहां से बाहर के देशों में भेजते, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये 1 जून को इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा है। इसके अनुसार पिछले 3 साल में इन्होंने 65,000 करोड़ का माल ज्यादा बाहर से मंगवा लिया, और यहां से 65,000 करोड़ ही का जो निर्यात होता था, बाहर जाता था, हमारा जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, किसानों की फसलें हैं तरह तरह की, वो जो है कम हो गया। यानी कि 1,30,000 करोड़ जो है इनकी आर्थिक नीतियों से ही चपत लग गई। तो ये तमाम इनकी नीतियां हैं। जब इन्होंने जो है 2013 में ये नारा देते थे कि किसानों में मचा है हाहाकार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब इनका नारा बदल गया है। अब इनका नारा है कि किसानों, गोली होगी सीने पार, क्योंकि अब है यहां पर मोदी सरकार। इसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा, और ये अब जवाब नहीं देंगे तो ठोक के किसान इनसे 2019 में जवाब ले लेगा इसका। गोली होगी सीने पार, क्योंकि अब है यहां पर मोदी सरकार। इसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा, और ये अब जवाब नहीं देंगे तो ठोक के किसान इनसे 2019 में जवाब ले लेगा इसका। 2 महीने पहले की बात है विश्वास जी, हमने ही नीमच से एक स्टोरी करी थी कि 50 पैसे किलो प्याज बिक रहे थे। टमाटर का भी कमोबेश यही हाल है। दाल का इतना उत्पादन हो चुका है कि कोई खरीदने वाला नहीं है। गेहूं का समर्थन मूल्य जो आपने तय किया, उतना समर्थन मूल्य किसी को नहीं मिल रहे। समर्थन मूल्य लगभग 1600 रुपए के आसपास है, और जो एक्चुअल खरीद प्राइस है वो 1100। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, इन सब समस्याओं को सरकार जानती है, फिर भी एक स्थायी हल के प्रयास क्यों नहीं करती? नहीं दीपक जी, देखिए, पिछली बार भी प्याज की जब दिक्कत थी
तो देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य हुआ जिसने उद्यानिकी में समर्थन मूल्य लागू किया। आप देश के इतिहास को उठाकर देखिए, कभी भी इस देश में समर्थन मूल्य यदि किसी सरकार द्वारा घोषित किया गया तो वो केवल अन्न पर हुआ। पहली बार उद्यानिकी में समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश में हुआ और हमने प्याज खरीदी, उसमें सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। इस बार भी जब प्याज की ऐसी स्थिति बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जब किसानों के साथ चर्चा हुई, उसमें ये बात आई किसान प्याज को लेकर चिंतित हैं, प्याज को लेकर दिक्कत में है। हमने 8 रुपए किलो उसका समर्थन मूल्य किया और देन एंड देयर उसी समय से पूरे प्रदेश में लगभग 48 सेंटर खुले और प्याज का उपार्जन हमने शुरू किया। मूंग को लेकर बात हुई थी, उड़द को लेकर बात हुई थी, अरहर को लेकर बात हुई थी। तीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन मूल्य घोषित किया और उसका उपार्जन 10 तारीख से होगा। कहने का तात्पर्य जहां जहां भी इस तरह की दिक्कत किसानों के सामने आती है, मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका निदान करना शुरू किया है। ये बात सही है, जिस बात से मैं सहमत हूं कि इस देश में यदि किसानों की स्थिति पूरी यदि ऐसी बनती है तो उसमें बहुत बड़ी बात यह है कि किसान की लागत को लेकर बहुत ज्यादा अभी तक काम नहीं हुआ। और ये हमारी गलती नहीं है दीपक जी, ये जो चीख चीख के बोल रहे हैं, 60 साल तक कांग्रेस की सरकार इस देश में थी, उन्होंने कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया को लेकर। आपने आज तक वायदा पूरा नहीं किया, 1.5 गुने का कृषि कैबिनेट में घोषित किया है। गलत बात है, पहले 1.5 गुने कीमत आपने मुझे बोलने दीजिए, वायदा था। आप बीच में बोले तो मैं आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं बीच में बोला, आप जवाब दीजिए। डिस्कशन आपके जवाब देने के लिए मैं यहां पर नहीं बैठा हूं। अरे जनता जवाब मांग रही है, किसान जवाब मांग रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। का वह नहीं होता। मैं आपसे, आप बायस्ड, पुष्पेन जी आप बायस्ड होके बात कर रहे हैं। मैं तो आप ही के वायदे याद दिला रहा हूं, मैं बायस्ड हूं। आपने क्या 1.5 गुना कीमत की वायदा नहीं किया था? आपने क्या डीजल के रेट बढ़ाए हुए नहीं है? दीपक जी, क्या आपने जो है एक्सपोर्ट, दीपक जी कल कृषि कैबिनेट में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की कि मध्य प्रदेश में कृषि लागत और विपणन आयोग का गठन होगा, जो इस बात पहली बार मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कृषि लागत एवं विपणन आयोग के गठन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। वो स्टडी करेगा वो आयोग कि लागत क्या है और विपणन के लिए क्या कुछ समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए या क्या कुछ उसकी कीमत होनी चाहिए। अब हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे। 50-60 साल में तो कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, किसान बद से बदतर स्थिति में पहुंचे। हमें मौका मिला, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमने हर समय किसान के हित में काम किया है। अब यदि इस तरह की बातें होंगी, इस तरह का डिस्कशन होगा तो उत्तर नहीं दिया जा सकता। मुद्दा यह है कि यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका यथाशीघ्र यथासंभव उसको हल करने का प्रयास होता है। उसी का परिणाम है कि हमने प्याज का उपार्जन किया है। आप बताइए देश में कहां हुआ प्याज का उपार्जन? हमने किया, इस बार भी हमने शुरू किया। हम गेहूं और धान के साथ साथ अब मूंग, उड़द और अरहर का भी समर्थन मूल्य हमने घोषित किया। 10 तारीख से हम उसका भी उपार्जन करेंगे। हम किसान के साथ खड़े हैं, मध्य प्रदेश की सरकार किसान के साथ खड़ी है, कहीं कोई डाउट नहीं है। यदि ये स्थिति बनी है, ये आंदोलन है, तो इस आंदोलन में मैं मानता हूं यदि किसान को दिक्कत है तो हम किसान को हल करेंगे। पर कांग्रेस के नेताओं से मैं निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि इसको हिंसक ना बनाए। राहुल गांधी ने जो आज कृत्य किया है, मैं पूछना चाहता हूं अभय जी से, ये बहुत आंकड़े बता रहे थे, ये बताएं कि कर्नाटक में साल भर में कितने किसान आत्महत्या करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी तो कितने किसानों ने आत्महत्या की, और उस समय राहुल गांधी क्यों नहीं गए महाराष्ट्र? अभी क्यों नहीं जा रहे हैं कर्नाटक? कांग्रेस की जहां सरकार है वहां बद से बदतर स्थिति है। यदि राहुल गांधी किसान के हितैषी है तो वो कांग्रेस शासित प्रदेश में जाए और वहां किसानों के पहुंचे। केवल मध्य प्रदेश में आके फोटो अपॉर्चुनिटी लेने की प्रयास न करें, केवल मध्य प्रदेश में आकर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास ना करें। सुन लीजिए, ठीक है। अब आप पर आरोप है कि आप फोटो अपॉर्चुनिटी की, यानी अखबारों में फोटो छपाने की राजनीति करते हैं, खासकर जो राहुल गांधी है वो इस तरह की राजनीति करते हैं। ये आरोप उन पर बार बार लगे हैं। इसके साथ साथ इस सवाल का भी जवाब चाहूंगा कि जो बिक्री खरीद के लिए किसानों से फसल की खरीद के लिए जो पॉइंट बनाए हैं, क्या वो काम कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री जी
प्रियंका चोपड़ा के साथ तस्वीर खिंचाते हैं और किसानों के साथ नहीं खिंचाते, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कहता कि फोटो अपॉर्चुनिटी है। हम तो लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी खेत में जाइए तो सही, किसान के साथ फोटो खिंचाइए। एक गंभीर बात मैं यहां कहना चाहता हूं, फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट अभय जी, हमारा कोई नेता बैंकॉक नहीं घूमता है, कहा कि राहुल गांधी बैंकॉक घूम के सुन लीजिए और अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आप प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप परेशान मत होइए, सुन लीजिए, इस स्तर पर ले जाएंगे, विश्वास जी सुन लीजिए, ले जाना आता है। राहुल गांधी क्यों गए थे बैंकॉक, क्यों रंगरंगलियां मनाई थी, क्यों जाकर वहां पे ऐशो आराम किए थे? अरे क्यों गए थे आप? इसका जवाब देंगे क्या? प्रियंका चोपड़ा, आप गलत राहुल गांधी जी बताइए ना, वो बैंकॉक क्यों गए थे? गायब हो गए थे, पूरे देश की कांग्रेस ढूंढ रही थी। हम तो कह रहे हैं कि पिक्चर वालों के साथ तस्वीर खिंचाते हैं तो किसानों के साथ। अरे राहुल गांधी, मैं ये बताना चाहता हूं अभय जी आप नाथन कमीशन, अभय जी आप इतने ज्ञानी हैं, आज को गंभीरता से करें, सुन लीजिए विश्वास जी, तो आप ये बता दीजिए कि बैंकॉक क्यों गए थे राहुल गांधी? राहुल गांधी बैंकॉक गए थे तो उन्होंने बैंकॉक जाके क्या किया? ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि वो देश में ये बता के नहीं गए कि वो बैंकॉक जा रहे हैं? ऐसी क्या रहस्य था जिसको ये बहस की अपेक्षा कुछ गंभीर बहस कर लीजिए, इसकी जानकारी लीजिए अभय जी। सुन तो लीजिए विश्वास जी, आपने प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट में मोदी बात हो रही है खेत की, आप पहुंच रहे हैं खलियान पर, उसमें कहा। अरे अब सुन लीजिए भाई, अब प्लीज सुन लीजिए विश्वास जी, नहीं मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन तो लीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया फरवरी 2015 में। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की 201 सिफारिशें थी, जो कि 9 जनवरी 2014 तक हमने सारी मांगे मान ली, सिर्फ 26 बाकी है। यह समय कौन सा बताया गया? 2009 से 14 का, जब यूपीए की सरकार थी। उस एफिडेविट में विस्तार से बताया गया कि कैसे समर्थन मूल्य यूपीए की सरकार ने 200% तक बढ़ा दिया। ये इनके घोषणा पत्र के पृष्ठ क्रमांक 44 में इन्होंने वादा किया था 44 में कि हम, जो पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% ऊपर दाम देंगे। मुझे ये बताइए, क्या मध्य प्रदेश की सरकार एफसीआई पे 11% टैक्स नहीं लगाती प्रिक्योरमेंट का? किसान अपनी मेहनत से जो फसल एफसीआई को बेचता है उस पे 11% टैक्स लगा के 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हो। वो किसान पर एहसान नहीं कर रहे। 10 रुपए किलो की लागत प्याज की है, सरकार कहती है कि 8 रुपए में किसान से खरीद लेंगे, तो किसान जाएगा कहां बेचारा? वो मौत की आगोश में चला जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार सत्ता की मखमली कुर्सी पर बैठकर ऐश्वर्य के आडंबर में डूबी हुई है, और मध्य प्रदेश का किसान अगर अपनी गुहार लगाता है तो सीनों पर गोलियां खाता है। मुझे बताइए, कितनी आज तक जो जुडिशियल कमीशन बने हैं उनकी रिपोर्ट आपने प्रस्तुत की 2006 से। मैं सिलसिलेवार बताता हूं, एसके पांडे कमीशन, दतिया में स्टैंपीड हुआ, 2012 का रायसेन में AK-47 से किसानों को गोली मारी, 2013 में दतिया का स्टैंपीड हुआ, सक्सेना जी का रिपीटेशन हो रहा है, जज अभय जी ये बोल चुके हैं, अभय जी जो रट के आए हैं वो बार बार बोल रहे हैं। बताइए आज तक अभय जी जो रट के आए हैं, जो स्क्रिप्ट पढ़ के आए वो बार बार बोल रहे हैं। प्रश्न नहीं है, ये तो हो चुका है, ये क्यों कर रहे हैं? अरे झूठ बोल रहा हूं क्या? बताइए। नहीं, आपने कहा कि एक्शन होगा, आपने कहा कि टीआई पर एक्शन होगा, तो आज तक कितने एक्शन किए? दीपक जी ने कहा था कि मैं ये प्रश्न आपसे पूछूंगा, तो फिर कैसे विश्वास कर लें कि आप, क्योंकि पल पल की जानकारी कलेक्टर महोदय मुख्यमंत्री जी को दे रहे थे, गृह मंत्री जी को दे रहे थे, तब यह कैसे संभव है कि उनके नॉलेज में नहीं हो कि वहां गोली चालन होने वाला है? यह संभव ही नहीं है। तो फिर मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? आज प्रदेश का किसान, आप संवेदनशील विधायक हैं, आपको इतना बड़ा प्रतिसाद मिला है, होना यह चाहिए कि आप सरकार के खिलाफ किसानों के साथ खड़े होते विश्वास जी, और उसकी अपेक्षा सरकार ने उनके विश्वास में विष का वास घोल दिया किसानों के। यह जिम्मेदारी तो कम से कम मध्य प्रदेश की सरकार को लेनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के नाते पद को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने किसानों के साथ न्याय नहीं किया।
जो AK-47 सीने में गोली दाग दी, उसका न्याय नहीं हुआ, तो हम उम्मीद नहीं कि ये सरकार मंदसौर में जो हत्या की गई है उसका न्याय किसानों के साथ कर पाएगी। विश्वास सारंग जी, आपका जवाब, क्योंकि ये भी सवाल है कि मुल्तई में 1998 पर जब किसानों पर फायरिंग हुई थी उसका क्या हुआ? दिग्विजय सिंह की सरकार थी। देखिए दीपक जी, आपने बहुत सही बात बोली। अब अभय जी आज किस मूड में और इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इनके पास तो सब शब्दों का अच्छा कोश है, जिसके पास शब्द नहीं हो वो चिल्ला चिल्ला के बोले। असली बात यह है कि मुल्ताई के कांड की ये बता दें कि मुल्ताई में किसने गोली चलवाई थी, ये बता दें। सरला हत्याकांड जो हुआ था जिसमें दिग्विजय सिंह जी और उनके भाई पर इल्जाम लगा था, उसका क्या हुआ? देखिए, पुरानी बातें हम करेंगे तो इससे हम डिस्कशन का सही रुख नहीं दे पाएंगे। सही मानना यह है, आज का जो मानना है, आज यदि कोई न्यायिक जांच हुई है, उसकी जांच शुरू होने के पहले यदि हम प्रश्न चिन्ह लगा देंगे तो क्या हम हतोत्साहित नहीं कर रहे? क्या हम उस जांच को गलत रुख में नहीं लेके जा रहे? क्या हम जांच को गलत साइड में ले जाकर उनको हतोत्साहित नहीं करेंगे जो जांच करने वाले हैं? क्या हम इस तरह से पुलिस और प्रशासन पर इल्जाम लगाएंगे तो क्या वो हतोत्साहित नहीं होगी? देखिए, प्रशासन किसी का नहीं है, पुलिस किसी की नहीं है, वो निष्पक्ष कार्रवाई करती है। यदि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब होगी तो उसको ठीक करने का काम पुलिस का है। पर यदि कांग्रेस प्रजातंत्र में सरकार, ठीक है, कि हमारे अन्नदाताओं की, किसानों की जो भी समस्याएं हैं उसको सरकार सुलझाने में, समझने में सफल होगी। महाबहस में आज के लिए इतना ही। महाबहस में अब आप तय करेंगे एजेंडा। सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद हमारी वेबसाइट इन खबर के ट्विटर या फेसबुक पेज पर जाकर उस दिन का मुद्दा देख लें। महाबहस के मुद्दे पर अपनी राय या सवाल का 10 सेकंड का वीडियो बना लें। वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर इन खबर को टैग करके महाबहस हैशटैग के साथ अपना और अपने शहर का नाम पोस्ट कर दें। मैं हर रोज उस दिन के मसले पर आपके चुनिंदा वीडियो संदेश महाबहस में दिखाऊंगा।